गेट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, होलो थिन spherical metal shell has 10 nanocoulomb charge uniformly distributed on the surface. An electric charge of minus 10 nanocoulomb was now placed at the center of the spherical metal shell. The new charge on its outer surface will be. तो एक मेटल शेल है जिसकी आउटर सरफेस पे 10 नैनो कूलॉम का चार्ज था, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अब उसके अंदर -10 नैनो कूलॉम का एक चार्ज रखा गया। तो अब हमें पता है कि होलो जो है, होलो क्लोज्ड कंडक्टर होता है, उसके अंदर चार्ज जीरो होता है। तो इस चार्ज को जीरो करने के लिए यहाँ पे इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो बाहर नेगेटिव जाएगा, तो जिससे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। मींस आउटर सरफेस पे जो चार्ज रहेगा दैट विल बी जीरो। In a photoelectric effect experiment, if the wavelength of the incident light is doubled such that it is still lower than the threshold wavelength, which one of the following is true? तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। फिर जो हमारी कैनेटिक एनर्जी होती है, कैनेटिक एनर्जी इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में से वेव फंक्शन को माइनस करके निकाली जाती है। और ये जो एनर्जी है एच न्यू होता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा और इसका रिलेशन इनवर्स होता है। तो एनर्जी की जगह पे आप यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा माइनस दिस भी लिख सकते हो। तो अगर वेवलेंथ पहले से और बढ़ गई है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले से कम हो जाएगी। अब आपका जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से कम हुई है, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पहले से कम होगा, तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। When a ray of light passes from a medium to another medium of different refractive index, which characteristics of light remains constant? तो हो क्या रहा है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है। तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ये चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। नेक्स्ट फिर है कि फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ मैच करना है। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, तो ये और ये तो नहीं है। कंडक्टेंस का यूनिट होता है साइमन्स, डी का जो होगा 2 होगा, तो अभी भी ये वैसे यूं है। हमारा जो फ्लक्स है उसका वेपर होता है, बी का 1। हाँ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। फिर फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, उनकी डायमेंशंस दे रखी हैं। देखो, इंपेडेंस, वोल्टेज, सरफेस टेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की तो आपको पता है निकालनी कैसे है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच जो होगा दैट विल बी E अपॉन न्यू, है ना। एनर्जी की आप कैसे निकालते हो, एम जी एच, मास की एम हो जाएगी एल टी माइनस टू, वो एक हाइट है एम एल टू माइनस टू, एंड फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी होता है, मतलब टी माइनस 1, एम एल टू टी माइनस टू माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये एम एल टू टी माइनस 1 बनेगा। मीन्स आपकी जो प्लैंक कांस्टेंट की है वो एम एल टू टी माइनस 1 रहेगी। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में से एक होगा। अब हमें इनमें से ही कुछ निकालना पड़ेगा। अब तो देखो, सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन में एम्पेयर तो आएगा नहीं, करंट से तो इसका कुछ रिलेशन नहीं होता, मतलब सी का सेकंड ही होगा। अभी अभी हमें इम्पीडेंस एंड वोल्टेज के बारे में सोचना है। अब देखो, इम्पीडेंस एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही है,
ओम्स लॉ हमारा क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो जो भी इम्पिडेंस का होगा उसमें से एक अगर माइनस में है तो एक ए कम हो जाएगा वोल्टेज में। इसका मतलब बी का 1 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। समझ पाए, ये एम्पेयर है ना। तो इम्पिडेंस वोल्टेज और रेजिस्टेंस में क्या लाइक रिलेशनशिप है, इसमें एक करंट और मैच हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला में 1 एम्पेयर और इंक्लूड होगा, लेकिन ये माइनस में है ना यहाँ पे, तो इससे ये कम है, तो इसलिए बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देखो 100% इंक्रीज करने का मतलब है कि उसको डबल कर दिया, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम होता है ये होता है रिलेशनशिप, मोमेंटम इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशनशिप होता है। अब उन्होंने बोला कि मोमेंटम को 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो पहले जो एनर्जी थी दैट विल बी पी स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन अब नई एनर्जी क्या हो जाएगी, मोमेंटम को डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 4p² अपॉन 2m। मतलब आपकी जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स होगी। मतलब 4 टाइम्स का मतलब क्या है, तो 100% तो वो पहले ही रहेगी, मतलब उसको 300% बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओ, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा ना। 100% तो पहले ही होगी, तो बाद में 400% बन जाएगी। तो इंक्रीज कितने का हुआ, 300% का इंक्रीज हुआ। In which series of hydrogen spectrum the emission lines fall in the visible region of electromagnetic spectrum? तो इसका आंसर बारहवां सीरीज है, क्योंकि लाइमन में आईआर होता है, पास्चन में लाइमन में यूवी होता है। यूवी रीजन में फॉल करता है और ये आईआर में फॉल करता है। An object is placed at a distance of 30 centimeter from a lens combination as shown in the figure। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लेंस कॉम्बिनेशन है। फोकल लेंथ फर्स्ट वाले का जो 10 सेंटीमीटर है प्लस में, सेकेंड वाले का -10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो फाइनल इमेज के बारे में बताना है कि कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो पहले लेंस 1 के बारे में सोचते हैं। ये हमारा लेंस फॉर्मूला बनेगा। फोकल लेंथ हमें पता है दैट इज 10। इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 30 है, तो -30 है तो वो प्लस का ऐसे बन जाएगा। हमें v निकालना है, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। तो 30 माइनस करते हैं, यहाँ पे 30 आ जाएगा। 3 माइनस 1, 2/30, 1/v है, v क्या हो जाएगा 15। और ये देखो प्लस का है। अब प्लस का मतलब क्या है, इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, इसके राइट साइड बनेगी, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। लेकिन वो लेंस 2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। अब सेकेंड वाले लेंस के लिए सोचते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। 1/, ये यहाँ पे -10 आएगा,
इमेज हमें पता नहीं कहाँ बनेगी, ये प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। हाँ तो ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/b जो है दैट इज 0। तो मतलब ये इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, लेकिन किस तरफ बनेगी, उस तरफ, infinity infinite distance from the left of the lens to, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेंस 2 के द्वारा जो फाइनल इमेज बनाई जाएगी वो रियल होगी, लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिट डिस्टेंस पे बनेगी। देखो ये 1/b है, ये उधर जाके -1/10 ऑलरेडी है, ये 1/10 प्लस का हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 आएगा। 1/b 0 कब होगा, जब आपका v इंफिनिटी होगा, समझे ना। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। A biconvex lens has a radius of curvature 50, तो biconvex lens है, उसके दोनों रेडियाई जो है R1 is equal to R2, that is 50 centimeter. The refractive index of the material of the lens is 4/3. What would be the focal length? Focal length बतानी है, तो देखो focal length कैसे, इसका ये फॉर्मूला होता है n-1 1/R1 -1/R2, इस टाइप से बनेगा। तो पहले की प्लस और दूसरे की माइनस होती है बाइकन्वेक्स में। तो 4/3 -1, ये क्या हो जाएगा, 1/3, राइट। तो इसको मैं डायरेक्ट 1/3 ही लिख देती हूँ। तो दूसरी वाली माइनस हो जाएगी R2, तो मतलब ओवरऑल ये प्लस बन जाएगा ना फिर, मतलब 2/50। 2/50 मीन्स यहाँ पे 1/25 इंटू 3 इज 1/75, तो फोकल लेंथ आपकी बन जाएगी 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 capacitors each having equal capacitance 10 microfarad, तो ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, और ये वाला भी 10 माइक्रोफेरेड है। अब उन्होंने बोला कि इनको कनेक्ट किया गया है 100 वोल्ट की बैटरी से। अब कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज 15, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर, इन तीनों में सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर C3 विल बी दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ C1, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये दोनों जो हैं दीज आर इन सीरीज, तो जो सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो ये फटाफट निकाल लेते हैं, दैट इज 1/10 1/10, दैट इज 2/10, दैट इज 1/5। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 5 माइक्रो फेरेड आएगा। इन दोनों का मिला के 5 माइक्रो फेरेड है, इन दोनों को मिला के 5 माइक्रो फेरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये 10 वाला और ये 5 वाला पैरेलल में, जो पैरेलल में होता है तो हम कैसे निकालते हैं उनका, C इक्विवेलेंट पैरेलल में C1 प्लस C2, तो ये आपको हो जाएगा 5 प्लस 10 दैट इज 15 माइक्रोफेरेड। तो इन तीनों का मिला के 15 माइक्रोफेरेड बन रहा है। सिंपल सिंपल ही है ये तो 15 माइक्रोफेरेड बन रहा है, तो उन्होंने बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज 15 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट है, इसका मतलब बी आंसर नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, मतलब ए एंड सी इन दोनों में से एक है। अब हम सी और डी, डायरेक्ट सी एंड डी ही चेक करते हैं। तो इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर C3, तो C3 के ऊपर क्या चार्ज है वो हम देखते हैं। तो देखो C3 क्या है, C3 हमारा 10 है, चार्ज कैसे निकलता है, चार्ज होता है CV, तो ये इक्विवेलेंट, इसकी कैपेसिटेंस जो है 10 है, वोल्टेज इस पे 100 लग रही है। तो डेट इज ये बन जाएगा आपका माइक्रोफेरेड में है ना ये वाला माइक्रोफेरेड, एंड ये इसका मतलब 10⁻³ किस में आंसर दे रखा है, इन्होंने कूलम्ब्स में आंसर दे रखा है। तो मतलब 15 टाइप्स तो नहीं बन रहा, मतलब ये तो गलत ही है, फिर ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। फिर भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द C1 और C2 में देखना है क्या है। C1 और C2 में तो 5 माइक्रोफेरेड जा रहा है ना, तो 5 इंटू 100, हाँ मतलब सिमिलर ही बन रहा, 5 इंटू समथिंग है ना। ओके, ये माइक्रो में है ना, इसको कन्वर्ट भी किया हुआ है उन्होंने, तो ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट ही। नेक्स्ट चलते हैं। A convex lens has focal length of 17 centimeter in air. What will be its focal length in water? देखो एयर में दे रखी है, वाटर में पूछा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर इज दिस एंड एयर ग्लास इज दिस। ओके, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा ना कि ये वाला ग्लास में जो निकलता है दैट इज ये ग्लास का -1 और R1 माइनस R2 लाइक दैट है ना। तो अब देखो ये ग्लास का है, तो ग्लास के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 आएगा -1, इसको ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब लेंस को उठा के ये सिर्फ ये n वाला फैक्टर चेंज होगा, अगर n बढ़ेगा तो फोकल लेंथ आपकी कम होती जाएगी, यही बताना चाह रहे हैं हम। बट अगर ये आपका कम होगा, ओवरऑल ये वाला जो कोफिशिएंट इसके नीचे एयर का भी आ रहा है, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम करोगे तो ये कुछ और आएगा, यहाँ पे एयर आएगा, सॉरी अभी एयर में रख रखा है आपने ग्लास, इसको आप के मान देते हैं क्योंकि ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हम अब क्या कर रहे हैं कि इसको उठा के वाटर में रख देंगे। अगर हम इसको वाटर में रखेंगे, नीचे ग्लास, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1, ये वाला पूरा सेम रहेगा। अब 1 अपॉन दिस, ग्लास का क्या है 1.5 है, इसका वाटर का 1.3 -1 इंटू के, तो ये कितना निकलेगा 1.5, कैलकुलेटर कर लेते हैं फटाफट। ये 1.15 समथिंग -1 दैट इज 0.1538 समथिंग के, तो ये वाटर में ये आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, मेन फोकल लेंथ वाटर में निकालनी है, तो इस इनका अगर हम रेशियो ले लेंगे तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि एयर की फोकल लेंथ हमें पता है 17 है, तो हम 1/FA डिवाइडेड बाय 1/FW, दैट इज ये आपका 0.5 है, ये आपका 0.5 है, और ये आपका आ रहा है 0.1538 समथिंग। ये उल्टा हो जाएगा, तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका एयर का आ जाएगा, और ये इस तरीके से ही रहेगा 0.15 समथिंग। अब अगर आपको वाटर में निकालनी है फोकल लेंथ, तो ये वाला फ्रैक्शन इस तरीके से आ जाएगा, इनटू ये एयर वाला उधर चला जाएगा, और एयर में हमें दे रखी है 17, तो 0.5 divided by 0.1538, whatever it is, multiplied by 17. एक मिनट में तो देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.38 समथिंग, divided by, तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 55.265 समथिंग। अब क्लोजेस्ट तो इसके ये ऑप्शन सी ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ वगैरह किया है ना, तो इसलिए वैसे 60 टाइप का आंसर आएगा। 1.5 divided by 1.33 minus 1, तो अगर ये इसको 1.33 ले, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बनेगा 0.1278 के, तो यहाँ पे 0.1278 आ जाएगा।
5 डिवाइडेड बाय 2.1278 into 7. हाँ, तो यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया ना पहले ही, तो इसलिए अब इसका आंसर ही 6.6 समथिंग आ रहा है। ठीक है, जो भी आपको दिया हो एग्जैक्ट लिखना, राउंड ऑफ पहले नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं। An electric dipole is kept under a uniform electric field such that its dipole moment vector is aligned with the electric field direction. तो dipole moment and electric field इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री बन गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो अलाइन हो चुका है डाइपोल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क के बारे में पूछ रहे हैं, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PE sin थीटा। अब देखो अगर ये एंगल ही 0 बन चुका है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला नॉट 0 वाला तो करेक्ट नहीं है। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल एज वेल एज ऑन द नेट टॉर्क इज 0, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो गई है तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों ही 0 लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। A stone is thrown upward with the speed of 120 meter per second. What is the maximum height up to which the stone will reach? तो एक स्टोन को ऊपर फेंका गया है, वेलोसिटी उसकी बनेगी, फिर इनिशियल वेलोसिटी बनेगी 120 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाके वो रेस्ट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो रुक जाएगा, मतलब v उसका 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 ले लेंगे, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है, और हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाला भी अगर हम लगाएंगे तो भी चलेगा। v स्क्वायर मीन्स 120 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस 120 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एस। हमें एस निकालना है। अब क्योंकि ऊपर को जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे को लग रही है, तो एक्सेलरेशन भी हम नेगेटिव में ले सकते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 720। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब एस हमारा 720 मीटर आया, मीटर में ही है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ गर्ल इज फेसिंग ईस्ट, तो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, और ये क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, है ना। और ये टोटल 360 होगा, इतना 180 होगा, इतना 90 होगा, और ये 45 होगा, एक बेसिकली ट्रू। अब उन्होंने बोला शी टर्न्स, अब मैं दूसरे वन से लिखूंगी, शी टर्न 60 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री गई, मतलब ये पूरा यहाँ तक आएगी तो 90 हो जाएगा ना, तो 60 डिग्री मतलब इधर कहीं गई, इतना का गई बस। उसके बाद एंड देन अगेन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में 180 डिग्री गई, मतलब यहाँ से लगभग यहाँ तक पहुंचेगी वो। 180 डिग्री मीन्स ये इतना 90 ये, और 90 और थोड़ा सा इतना यहाँ तक, एंड देन टर्न 260 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। 260 डिग्री देखो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक तो 180 पहले वापस ही आ जाएगी, और फिर इस तरफ यहाँ तक जाएगी। 90 डिग्री बोला है ना, 90 डिग्री और इंक्लूड करना है, हाँ अराउंड यहाँ तक, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगी वो, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सिंपल भी कर सकते हो, 60 प्लस 180 सेम डायरेक्शन में माइनस 260, 18 19 मतलब माइनस 20, मतलब इधर से 20 डिग्री बैक चले जाना, ईस्ट से 20 डिग्री बैक, तो भी यही डायरेक्शन बनती है।
A particle of mass 2 kg executes a simple harmonic motion under a force minus kx. k की वैल्यू आपको दे रखी है, x is the displacement from the center of oscillation. देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फिजिक्स से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे, तो इसीलिए फॉर्मूला शीट से फॉर्मूले सारे याद कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला शीट आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे देख सकते हो. ओके. If it crosses the center of oscillation with the speed of this, and what is the amplitude of the motion? Amplitude आपको बताना है. तो देखो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है that is k upon m. m हमारा मास होता है, k जो कांस्टेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है. अब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप होता है that is v is equal to a ओमेगा. अब मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी मुझे दे रखी है, ओमेगा निकाल लूंगी पहले तो निकाल पाऊंगी आराम से. k की वैल्यू क्या दे रखी है 100, यूनिट का ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय मास, मास इज 2 kg. हाँ ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 50 आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सारे रूट में दे रखे हैं ऑलरेडी. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 5 को 25, 5 बाहर निकाल सकते हैं. 20 के लिए हम क्या कर सकते हैं 2 2 का 4 4 5 20, नहीं ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है, एक बार 20 लिखते हैं, फिर ये 50 है तो 50 को 25 5 को 20 ऐसे कुछ लिखा जा सकता है. इस टाइप से 4 आ जाएगा. अब 4 को कैसे लिखा जा सकता है 2 2 का 4, 2 तो पूरा ही बाहर आ सकता है, लेकिन अगर मुझे नहीं करना 2 को पूरा बाहर, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. हाँ तो ये 2 अंडर रूट 2, मतलब बेसिकली ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि 4 में 2 2 छुपे हैं और एक 2 में 2 अंडर रूट 2 है, तो एक अंडर रूट 2 से नीचे का अंडर रूट 2 माइनस कर देंगे तो 2 अंडर रूट 2 बचेगा. आगे बढ़ते हैं. द स्पीड ऑफ द कार इज 54 किलोमीटर पर आवर एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज. अगर स्टॉप ना हो तो वो 1 घंटे में 54 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है कार, बट 36 किलोमीटर पर आवर इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस. लेकिन अगर स्टॉपेजेस भी हैं इंक्लूड करें हम तो 36 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग डिड द कार स्टॉप इन एन आवर, 1 घंटे में कितना स्टॉप करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर पा रही है वो 36 किलोमीटर डिस्टेंस. टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा लग रहा है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो 36 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए अगर वो 54 किलोमीटर की स्पीड से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा. डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गई आपकी 54, तो इसको अगर हम करेंगे कैलकुलेट तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. कितने मिनट्स लग रहे हैं वो हमें देखना है. 3 2/3 आवर्स, 2/3 आवर मीन्स मिनट्स में है ना, तो 40 मिनट्स लग रहे हैं. उन्होंने बोला कि कितनी देर स्टॉप कर रही है कार, तो हम तो 1 घंटे के हिसाब से कर रहे थे ना, 60 मिनट और 40 मिनट में बस कार चल रही है. 40 मिनट में ही अगर स्पीड से चल रही है तो वो 36 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी, मतलब कितनी देर रुक रही है 60 माइनस 40 मीन्स की 20. इस तरीके के अगर आप और लेक्चर्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आप scibits.in पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. क्रैश कोर्सेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज आपको आराम से मिल जाएंगी. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड मोर इम्पोर्टेंट चीज, फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी है. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉर्मूला शीट्स डाउनलोड कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप पूरा रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज अगर आप खुद से भी फॉर्मूला शीट्स बनाते हो, बनाने के बाद उसको डेली रिवाइज करो, बिकॉज अगर आप रिविजन नहीं करोगे, आपने देखा ही है सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर रिविजन ही नहीं होगी तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे. इसीलिए अगर फिजिक्स में आपको
आप चाहते हो कि आप सही से, क्योंकि देखो इतनी इजी इजी चीजें ही हैं, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं कुछ। अगर फॉर्मूला आता है तो आप अच्छे से कर पाओगे, इसीलिए फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है फिजिक्स में अगर एस करना है तो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ और टॉपिक डिस्कस। ठीक है, बाय।